धीरज सर कॉमर्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर यानी नए साझेदार का प्रवेश। आज हम इसी टॉपिक पर प्रश्न सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, जिसकी प्रश्न संख्या है 11 और 13। यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 पार्टनरशिप एडमिशन का यह प्रश्न है, जहाँ पर लिखा है मोहन तथा सोहन एक व्यापार में साझेदार थे और लाभहानि 3/4 1/4 के अनुपात में बांटते थे, यानी इनका रेशो 3 और 1 का है। 31 दिसंबर 2015 को उनका आर्थिक चिट्ठा इस प्रकार से था। तो यहाँ पर दायित्व यानी लायबिलिटी साइड लिखी हुई है और इधर एसेट्स साइड लिखा हुआ है और टोटल है 87,500 दोनों तरफ। और जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वह न्यू पार्टनर कौन है जो एडमिट हो रहा है। तो यहाँ लिखा है 1 जनवरी 2016 को उन्होंने राजेंद्र को साझेदारी में निम्न शर्तों पर सम्मिलित किया। राजेंद्र 10,000 रुपये अपनी पूंजी के रूप में देगा और भविष्य में लाभ का 1/5 भाग पाएगा। रुपये 20,000 से ख्याति का खाता खोला जाएगा, यानी मूल्यांकन होगा, खोलने के लिए नहीं कहा गया है। रहतिया और फर्नीचर का मूल्य 10% कम कर दिया गया है। संदिग्ध ऋणों के लिए विविध देनदारों पर 5% संचित किया जाए। भवन का मूल्य 20% से बढ़ाया जाए। पुराने साझेदारों के पूंजी खातों में लाभ विभाजन के नए अनुपात के अनुसार संशोधन किया जाए। तो ये जो लैंग्वेज है लास्ट वाली, पुराने साझेदारों के पूंजी खातों में लाभ विभाजन के नए अनुपात में संशोधन किया जाए उसके अनुसार, तो यह लैंग्वेज आपको जिस भी प्रश्न में मिलेगा, जैसे कि यहाँ मिलता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में 12 में, सभी साझेदारों के पूंजी खाते लाभालाभ अनुपात में समायोजित किए जाएं। तो ये जो लैंग्वेज अगर सवाल में आ जाती है तो हमें नया रेशो और नई कैपिटल निकालने के लिए कहा जाता है। तो यहाँ पर हम एडजस्टेड कैपिटल निकालते हैं, आखिर वह कितनी होगी उसकी मतलब हम उसकी वर्किंग समझेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है, इसमें पुराने 3 पार्टनर हैं, तो तीनों को लिख करके बताया गया। सुभाष, श्यामल, अभिजीत के खाते सनत की पूंजी के आधार पर समायोजित किए जाएं यानी किए गए। तो इसका मतलब ये है कि इसमें भी हम वही काम करेंगे जो हम क्वेश्चन नंबर 11 में कर रहे हैं। अब चलिए बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट में जिन संपत्तियों का दाम कम होगा उनको डेबिट साइड में, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। तो सवाल के मुताबिक रहतिया और फर्नीचर का मूल्य 10% कम कर दिया गया है। इस प्रकार आप देख रहे हैं स्टॉक का दाम 10% कम किया गया, फर्नीचर का दाम 10% कम किया गया और प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स यानी बैड डेट्स प्रोविज़न हमने देनदारों का 5% यानी 800 रुपये लिखा है, देनदार 16,000 के दिए गए हैं। इसके बाद बिल्डिंग का दाम 20% बढ़ाया गया है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है संदिग्ध ऋणों के लिए 5% और बिल्डिंग का यानी भवन का दाम 20% बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे देनदार 16,000 के हैं तो इसका 5% 800 रुपये और बिल्डिंग जो कि यहाँ पर 25,000 की है इसका 20% 5,000 रुपये आएगा। तो यहाँ पर हमने इन सब की वैल्यू लिख दिया है। 5,000 में से ये 2900 रुपये घटाने के बाद 2100 रुपये आया, जिसको 3/4 और 1/4 में मोहन और सोहन के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अब बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी यानी पुराना कैपिटल का बैलेंस हम ब्रॉड डाउन करते हैं और इसको हम
यहाँ से समझ सकते हैं देख देख करके पॉइंट को। तो यहाँ पर लिखा है पुराना कैपिटल 30,000 और 16,000 रुपये। तो यहाँ लिखेंगे 30,000 रुपये और यहाँ लिखेंगे 16,000 रुपये। और इसके बाद जो न्यू पार्टनर यहाँ पर आया है राजेंद्र, वह पूंजी के पैसे यानी कि पूंजी की रकम नगद लाया है 10,000 रुपये। उसके बाद रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ है, उस रिवैल्यूएशन अकाउंट के प्रॉफिट को यहाँ बांटा जाएगा, यानी इस तरह से ट्रांसफ़र होगा 1,575 रुपये और 525 रुपये। इसके बाद एक विशेष प्रकार की वर्किंग करेंगे और देखेंगे कि नई पूंजी कितनी होती है जो इन सबको लानी पड़ेगी। तो जब हम इसकी स्टार्टिंग करते हैं तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है वर्किंग। मोहन एंड सोहन ये पुराने पार्टनर हैं, इनका जो पुराना रेशो है वो 3 और 1 का है। न्यू पार्टनर और राजेंद्र 1/5 के लिए यहाँ पर आया है। लेट द टोटल शेयर ऑफ द फर्म इक्वल टू 1, पूरे फर्म का हिस्सा 1 है। अब हम नया रेशो निकालेंगे। रिमेनिंग शेयर, शेष भाग कितना होगा, 1 - 1/5 करेंगे, यानी इसमें से हम इसको घटाएंगे। तो 5 × 5, 5 में से 1 घट गया तो 4/5 हो गया। अब ये जो 4/5 है ये मोहन और सोहन का हिस्सा है। यदि फर्म में कोई भी प्रॉफिट 1 हुआ उसमें से हमने न्यू पार्टनर को दे दिया, उसके बाद जो बचेगा वो पुराने लोग बांट लेंगे। तो पुराने लोग जो बांटेंगे वो 3 इस वाले हिस्से को 4/5 वाले हिस्से को 3 और 1 के रेशो में बांटेंगे। तो मोहन का हिस्सा 4/5 × 3/4 यानी कि 12/20 आएगा। इसको 4 × 3 = 12, 4 × 5 = 20, 3/5 आएगा। नया रेशो 3/5 मोहन के लिए। सोहन के लिए भी सेम 4/5 × सोहन का पुराना हिस्सा 1/4 है, तो 1/4 से इसकी मल्टीप्लाई यानी गुणा कर देंगे तो 4/20 होगा। ऊपर की गुणा ऊपर, नीचे की गुणा नीचे करते हैं। 4 × 4 1 आया, 4 × 5 = 20, 5 आया, 1/5 हो गया। राजेंद्र 1/5 भाग के लिए पहले से ही आ रहा है। तो यहाँ पर जो न्यू रेशो है 3, 1, 1, अब सबके नीचे 5 है तो रेशो कंप्लीट हो चुका है। 3, 1, 1 का रेशो हो गया। इसके बाद अगला स्टेप होगा 1/5 भाग की जो कैपिटल मिस्टर राजेंद्र के द्वारा लाई जा रही है वह 10,000 रुपये है। उसी आधार पर कैपिटल समायोजित करने के लिए कहा गया है। तो टोटल कैपिटल पूरे फर्म की कितनी होगी, 10,000 × 5 यानी कि 50,000 रुपये। तो ये जो 50,000 रुपये है, अब इसके द्वारा हम एडजस्टेड कैपिटल निकालेंगे गुडविल के बाद, क्योंकि गुडविल का मूल्यांकन भी 20,000 रुपये का किया गया है। तो एडजस्टेड का कैपिटल आफ्टर गुडविल, तो 50,000 में से 20,000 रुपये गुडविल हटा देंगे तो 30,000 रुपये की एडजस्टेड कैपिटल बचती है। राजेंद्र शेयर ऑफ गुडविल, इसमें से राजेंद्र के हिस्से की जो गुडविल है वह कितनी होगी, क्योंकि पूरी फर्म की गुडविल 20,000 रुपये है, उसमें से राजेंद्र का हिस्सा 1/5 है जो कि 4,000 रुपये होता है। अब ये 4,000 रुपये ही मोहन और सोहन में 3 और 1 के रेशो में बंट जाएगा, यानी राजेंद्र के खाते में से निकलेगा, डेबिट होगा, और मोहन और सोहन के खाते में क्रेडिट होगा। इसका ट्रीटमेंट अभी करके दिखाएंगे। इसके बाद जो ये नई कैपिटल आई है 30,000 रुपये, इसको 3, 1, 1 में बांट दिया जाएगा, यानी 3/5 भाग तो मोहन को, 1/5 भाग सोहन को, और राजेंद्र का भी 1/5 भाग है ही है। तो यहाँ चेक करेंगे 30,000 × 3/5 तो 30,000 × 3/5 करेंगे तो 18,000 यानी 18,000 आएगा। सोहन का 6,000 आएगा और राजेंद्र का 6,000 आएगा। ये जो हमने कैपिटल निकाला है नई वाली, इस कैपिटल को यहाँ सबसे पहले टू बैलेंस CD के नाम से यहाँ पर लिख देंगे 18,000, 6,000 और 6,000 रुपये। इस प्रकार से यह पूंजी नई वाली यहाँ लिखी जाएगी। इसके बाद अगला स्टेप, जो गुडविल 10,000 रुपये प्रीमियम वो लाता है, पूंजी लाता है राजेंद्र, इसके खाते में से 4,000 रुपये की ख्याति निकलेगी
और वह मोहन और सोहन के खाते में क्रेडिट होगी। तो मोहन और सोहन के खाते में जब क्रेडिट होगी तो यह राजेंद्र के कैपिटल अकाउंट के नाम से होगी, राजेंद्र कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर कितना क्रेडिट होगा, ये जो 4,000 रुपया है इसको हम सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांटेंगे। लेकिन क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशो ज़्यादातर तब निकाला जाता है जब हमारे पास ओल्ड रेशो न्यू रेशो पहले से ही दिया हुआ हो, लेकिन यहाँ पर हमने निकाला है वह भी रिमेनिंग करके। तो रिमेनिंग वाली सिचुएशन में हमेशा ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो होता है। तो ये जो 4,000 रुपये है इसको 3/4 और 1/4 में बांट देंगे। तो यहाँ पर 1,500 रुपये, 4 धाम 40, 3,000 रुपये, 3,000 रुपये मोहन को और 4,000 इंटू 1/4 1,000 रुपये सोहन को दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर 3,000 रुपये और 1,000 रुपये मोहन सोहन को देने के बाद राजेंद्र के खाते में से ये 3,000 और 1,000 रुपये निकाल लिए जाएंगे। 3,000 रुपये और 1,000 रुपये, 3,000 तो निकाला जाएगा मोहन के नाम से क्योंकि मोहन को दिया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे बाकायदे मोहन्स कैपिटल अकाउंट। और ये जो 1,000 रुपये निकाला गया है ये सोहन के नाम से निकाला गया है, यानी ये सोहन को दिया गया है। 1,000 रुपये राजेंद्र के खाते में से डेबिट होगा और मोहन सोहन के खाते में क्रेडिट होगा। इसके बाद कुछ और रिजर्व वगैरह नहीं दिया गया है। तो इसके बाद हमारा काम होता है कि हम इसका एडजस्टमेंट करके दिखाएं आखिर इन लोगों को कितना लेन देन बैठ रहा है। तो अब यहाँ पर देखेंगे क्रेडिट साइड का टोटल 30 और 3 33 34,575 रुपये का होता है। तो 34,575 ज़्यादा है जबकि 18,000 रुपये कम है। इस प्रकार से यहाँ पर हम जब लिखेंगे क्रेडिट साइड में तो जो ज़्यादा होता है वही लिखते हैं दोनों तरफ। तो यहाँ पर ज़्यादा है 34,575 तो वही लिखेंगे यहाँ पर 34,575 रुपये। इसमें ये ज़्यादा है 16,17,525 रुपये और ये है 10,000 रुपये। तो यही रकम डेबिट साइड में भी टोटल में डाल देंगे। अब बैलेंसिंग करेंगे। यदि बैलेंस दोनों तरफ इक्वल है तो कोई बैलेंस नहीं हुआ, यानी कि बराबर हो गया। अगर मान लीजिए इधर कम हुआ तो यहाँ पर टू बैंक अकाउंट के नाम से लिखेंगे। अगर उधर कम हुआ तो बाई बैंक के नाम से इधर लिखेंगे। अगर हम इधर देखते हैं तो 34,575 है जबकि यहाँ पर सिर्फ 18,000 है। इसका मतलब यहाँ पर 16,575 रुपये की कमी आई है, तो बैंक के सामने लिखेंगे। इसका टोटल करेंगे तो 17,525 है जबकि यहाँ पर मात्र 6,000 है। तो 17,525 में से 6,000 घटाएंगे तो 11,525 आएगा। और इसका चेक करने पर 10,000 इधर भी है और 10,000 इधर भी है, तो इसका कोई बैलेंसिंग नहीं हुआ। इसका मतलब यह रकम मोहन और सोहन के द्वारा निकाली जाएगी, यानी यह रकम ये लोग लेके जाएंगे। तो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट में इसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे, भुगतान करते हुए दिखाया जाएगा। अब बनाते हैं कैश एंड बैंक अकाउंट। इसमें सबसे पहले बुक में से देख करके कैश और बैंक दोनों का टोटल यहाँ लिख देते हैं। तो आपकी बुक के अनुसार कैश और बैंक का जो टोटल दिया गया है उसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है रोकड़ बैंक में 22,500 रुपये, लेकिन कैश का पैसा नहीं दिया गया है। तो हम सबसे पहले यहाँ 22,500 रुपये लिख देंगे। इसके बाद जो न्यू पार्टनर आया है वह राजेंद्र है, वह 10,000 रुपये पूंजी के भी लाया है। राजेंद्राज कैपिटल अकाउंट से 10,000 रुपये आए हैं। उसके बाद इन दो लोगों ने पैसे निकाले हैं, मोहन और सोहन ने। तो निकाले हुए पैसे हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। बाई
मोहन्स कैपिटल अकाउंट, मोहन्स कैपिटल अकाउंट और बाई सोहन्स कैपिटल अकाउंट। इस प्रकार से इन्होंने निकाले हैं 16,575 रुपये, इन्होंने निकाले हैं 11,525 रुपये। ये वही रकम है जो हमने यहाँ आपको बताया था कैपिटल अकाउंट में। अब इसको ध्यान से देखेंगे। अब टोटल करेंगे 22,500 रुपये डेबिट साइड का टोटल जब करा जाएगा तो 22,500 और 10,000 जोड़ेंगे तो 32,500 रुपये दोनों तरफ का टोटल लिखा जाएगा, इधर भी और इधर भी, क्योंकि 32,500 ज़्यादा है और ये कम है। ये कितना रुपया है? 16 और 11 27, 28,100 रुपये है। तो इसमें से 28,100 रुपये घटा दिया जाएगा, तो जो बाई बैलेंस सीडी की रकम बचेगी, यानी कि जो हम कैरी डाउन करेंगे, वो 4400 रुपये बचेगा। इस प्रकार से कैश का बैलेंस, बैंक का बैलेंस 4400 रुपये होता है। अब बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाते समय ध्यान देंगे, जो बैलेंस शीट हमारी पुरानी बनी हुई है यहाँ पर देखेंगे तो क्रेडिटर्स है, कैपिटल है, तो जो बदल चुका है उसे बदलेंगे, जो नहीं बदला है उसको ज्यों का त्यों रख देंगे। तो क्रेडिटर में तो कुछ नहीं हुआ है, क्रेडिटर यही रहेगा, लेकिन कैपिटल जो पूंजी खाते लिखा है मोहन, सोहन और अब राजेंद्र शामिल हो गया है, और इनकी जो पूंजी है वह पूंजी हम यह वर्किंग वाली रखेंगे, यहाँ पर जो हमने बैलेंस सीडी करके लिखा है। तो इस प्रकार से जब हम यहाँ पर बैलेंस शीट बनाएंगे तो जो क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स तो हम वही लिखेंगे जो हमारे बुक में है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जब हम कैपिटल लिखना चाहेंगे तो कैपिटल में मोहन की कैपिटल नई वाली यानी कि 18,000 और सोहन की कैपिटल यानी कि नई वाली 6,000 और राजेंद्र की कैपिटल वही बैलेंस सीडी वाली 6,000 रुपये लिखेंगे। कुल मिला के 30,000 रुपये लिखा जाएगा। ये हमारा लाइबिलिटी साइड कंप्लीट हो गया। एसेट साइड में जब चलते हैं तो एसेट्स में ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर कैश एट बैंक यानी कि 22,500 है, लेकिन हमने कैश एट बैंक अकाउंट बनाया, वहाँ पर बैलेंस 4400 का आया है, यानी 4,400 का। तो अब हम वही बैलेंस लिखेंगे। बिल्स रिसेबल यानी प्राप्य बिल 3,000 का है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ऐसे ही लिखा जाएगा। देनदारों का 5% बैड डेट्स कटा था, तो 800 रुपये इसमें से माइनस कर देंगे, 16,000 में से 15,200 लिखेंगे। स्टॉक में भी 10% 2,000 रुपये कम हुआ था, वह भी कम करके 18,000 लिखेंगे। फर्नीचर 100 रुपया कम कर देंगे, 900 रुपये लिखेंगे। बिल्डिंग में 5,000 रुपया जोड़ के दिखाया जाएगा, क्योंकि बिल्डिंग का दाम बढ़ चुका था 20%। तो अब इसी वैल्यू को ही हम यहाँ पर लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप और नई बैलेंस शीट का निर्माण करेंगे। तो सबसे पहले कैश एट बैंक अकाउंट का बैलेंस लिखेंगे 4400 रुपये, जो कि ये रहा। इसके बाद दूसरा नंबर प्राप्य बिल यानी कि बिल्स रिसेबल, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ये 3,000 है, 3,000 ही रहेगा। डेटर्स, जो डेटर्स हैं उसमें 16,000 का डेटर्स है, जिसमें बैड डेट्स कट चुका है 800 रुपये, तो 15,200 रुपये लिखे जाएंगे। इसके बाद स्टॉक मैंने आपको दिखाया था 20,000 का था, उसमें से उसका दाम डेप्रीशिएट हो गया था, 2,000 का 10% मतलब 20,000 का था ये, तो इसका दाम 18,000 रुपये लिखा जाएगा। इसके बाद फर्नीचर था, फर्नीचर का भी दाम 10% कम हुआ था, ये था 1,000 रुपये, और इसका दाम डेप्रीशिएट हुआ था 10% से 100 रुपये, तो इसका दाम रखेंगे 900 रुपये। और लास्ट में था बिल्डिंग, बिल्डिंग की वैल्यू थी 25,000 रुपये, इसमें हम एप्रिसिएट करेंगे यानी प्लस करिए इसकी एप्रिसिएट वैल्यू, और वो है 5,000 रुपये, तो वो है टोटल अब देखेंगे तो 30,000 रुपये हो गया है।
अब दोनों तरफ का जो टोटल है वह 71,500 होता है। 71,500 इधर भी है और इधर भी है। इस प्रकार से बैलेंस शीट मैच हो चुकी है। इसका आंसर बुक में यहाँ लिखा हुआ है 71,500 आर्थिक चिट्ठे का योग। तो आपने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 को स्टेप बाय स्टेप देख लिया। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया गया, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया गया और इसके बाद कैश बैंक अकाउंट रेडी किया गया और इसके बाद बैलेंस शीट तैयार की गई, जो कि आपके सामने कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखने पर पता चलता है कि राम मोहन जो लाभ हानि बराबर बराबर खाते में बांटते हैं, मतलब इनका अनुपात बराबर का है। यह सवाल भी क्वेश्चन नंबर 11 जैसा ही है। इसमें भी 10,000 रुपये ख्याति का मूल्यांकन हुआ है। फर्नीचर भवन का मूल्य 5% ह्रास काटा जाए, देनदारों पर 5% संचय किया जाए और सोहन की पूंजी 12,000 रुपये की है, जो कि उसे लाना होगा। भविष्य में 1/4 भाग का वो हिस्सेदार बनेगा। सभी साझेदारों के पूंजी खाते लाभालाभ अनुपात में समायोजित किए जाएं। यह सवाल बिल्कुल सेम टू सेम उसी के जैसा ही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में एक चीज़ और नई मिली हुई है, जर्नल लेखा कीजिए। हालांकि जर्नल लेखा इसमें नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इसमें जर्नल लेखा भी है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 12 है, ये क्वेश्चन नंबर 12 और 11 दोनों एक जैसे हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें पहला नंबर तो इसमें ख्याति के बारे में कुछ कहा नहीं गया है और दूसरी बात यह है कि इसमें जर्नल एंट्री भी बोली गई है। तो इसको हम बनाने चल रहे हैं। इसमें लिखा है सुहास, श्यामल और अभिजीत एक फर्म में साझेदार हैं। वे 6/14, 5/14, 3/14 के अनुपात में लाभ हानि का विभाजन करते हैं। इसका मतलब ये है कि इनका रेशो 6:5:3 का है। यहाँ पर इनका दायित्व यानी लायबिलिटीज साइड है और इधर एसेट साइड दिया हुआ है। यहाँ पर लिखा है उन्होंने सनत को निम्न शर्तों पर 1/8 भाग के लिए शर्तों पर शामिल किया है। अब वे 1/8 भाग की शर्तों में क्या क्या हुआ है? पहला 16,000 रुपये वह पूंजी के रूप में देगा। दूसरा फर्नीचर के मूल्य में 920 रुपये से और स्टॉक के मूल्य में 10% कमी की जाएगी। 1,320 रुपये आदत मरम्मत बिलों के लिए आयोजन करना है। भूमि और भवन का मूल्य 65,100 रुपये करना है। सुहास, श्यामल और अभिजीत के खाते सनत की पूंजी के आधार पर समायोजित किए जाएंगे। जर्नल लेखा कीजिए, नई फर्म का आर्थिक चिट्ठा भी बनाइए। तो सबसे पहले फर्नीचर का मूल्य 920 रुपये से स्टॉक का मूल्य 10% कमी की गई है। तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। यहाँ देखेंगे फर्नीचर का दाम 920 रुपये और स्टॉक का दाम जो कि 29,400 है, उसका 10% 2,940 रुपये होगा और आउटस्टैंडिंग रिपेयर का 1,320 रुपये होंगे। लैंड एंड बिल्डिंग का दाम यहाँ पर साफ साफ लिखा है। पहले तो इसका दाम 50,400 रुपये था, लेकिन बाद में इसका दाम 65,100 रुपये कर दिया गया। इसका मतलब 14,700 रुपये की सीधी बढ़ोतरी की गई। तो जो बढ़ता है एसेट्स का दाम, तो उसे हम क्रेडिट में लिखते हैं। तो यहाँ पर 14,700 रुपये क्रेडिट में लिखे गए हैं। अब हम 14,700 में से इन तीनों को घटाएंगे तो 9,520 रुपये प्रॉफिट होगा, जिसको सुहास, श्यामल, सनत के पूंजी खातों में 6/14, 5/14, 2/3/14 क्रमशः 4,080, 3,400 और 2,040 ये हो जाता है। यही रकम उनके पूंजी खातों में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब हम इनके पूंजी खाते बनाएंगे। पूंजी खातों में सबसे पहले
बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन लिखा जाता है, जो कि इनकी पुरानी पूंजी है। पुरानी पूंजी यहाँ पर देखेंगे, सुहास 39,900 रुपये, श्यामल 33,600 रुपये, अभिजीत के 16,800 रुपये हैं। सबसे पहले हम इसी को ही लिखेंगे, 39,900, 33,600 और 16,000 16,800 रुपये। और जो न्यू पार्टनर है मिस्टर सनत, ये पूंजी के लिए नगद पैसा लाएगा, यानी बैंक में पैसा देगा, बैंक के द्वारा ये पूंजी देगा 16,000 रुपये। इसके बाद जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया गया था तो वहाँ पर फ़ायदा हुआ था, उस प्रॉफिट को हमने बांट दिया था और बांट करके आपको एक एक करके उसके पॉइंट्स को दिखाया था, और वह था 4,080, 3,400 और 2,040। तो यहाँ पर उनको लिखेंगे 4,080, 3,400 और 2,040। इस प्रकार से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इनको लिखा जाएगा। इसके बाद बैलेंस शीट में एक खास चीज़ और है, वह है यहाँ पर संचिति 7,000 की रिजर्व। कभी कभी रिजर्व प्रॉफिट लिखा होता है लायबिलिटी साइड में, तो उसको हम क्रेडिट साइड में बांट देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बाई रिजर्व। यह रिजर्व 7,000 का है, इसे पुराने पार्टनरों को देंगे। 7,000 गुणा 6/14 तो 3,000 रुपये इनको मिलेगा। इसके बाद दूसरे पार्टनर को मिलेगा 2,500 रुपये और इनको मिलेगा 1,500 रुपये, यानी 3/14 भाग। इसके बाद जो न्यू पार्टनर सनत है, इसको ख्याति के बारे में कोई जानकारी दी गई नहीं है, अर्थात सवाल में ख्याति के बारे में कोई जिक्र नहीं है। सिर्फ कैलकुलेशन, पूंजी के बारे में, रिवैल्यूएशन, रिजर्व, इन तमाम चीज़ों के बारे में लिखा है, लेकिन ख्याति का कहीं जिक्र नहीं किया गया है। सवाल को हमने पढ़ा ध्यान से, एक बार मैं और दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर कहीं भी आप देखेंगे तो ख्याति का कहीं जिक्र नहीं है, ना तो बैलेंस शीट में ही है और न ही नीचे लिखा हुआ है। इस प्रकार से हम इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखेंगे। हमारा कैलकुलेशन, अब हम नई बैलेंस शीट के लिए जो बनाएंगे वह पूंजी निकालेंगे, एक नया रेशो निकालेंगे। शुरुआत होती है हमेशा ओल्ड रेशो से। ओल्ड रेशो सुहास, श्यामल और अभिजीत का 6-5-3 है, यानी 6/14, 5/14, 3/14। लेट द टोटल शेयर ऑफ द फर्म इक्वल टू 1। यह मान के चलिए पूरे फर्म का जो हिस्सा है वह 1 है, तो रिमेनिंग शेयर कितना होगा? 1 - 1 यानी कि 1 - 1/8 करेंगे तो 1 - 1/8 करने से 8 1 जा 8, 8 में से 1 घटा देंगे तो 7/8 होगा। यही हिस्सा सुहास, श्यामल और अभिजीत में बांट दिया जाएगा। तो जो सुहास का नया शेयर निकल कर आएगा, 7/8 की मल्टीप्लाई इनके पुराने रेशो में करेंगे 6/14 में, तो 42/112, इसे छोटा कर देंगे 6/16 आएगा। इसके बाद जब हम श्यामल का निकालेंगे इसी तरह से 7/8 की मल्टीप्लाइकेशन इस 5/14 से करेंगे, तो यहाँ पर 35/112 यानी कि 5/16 आएगा। अभिजीत का इसी तरह से करेंगे 3/16 आएगा। सनत जो कि 1/8 भाग के लिए आ रहा है, लेकिन क्योंकि सबके नीचे 16 आ रहा है तो इसके नीचे भी 16 लाना होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करके 16 आएगा। तो 2 से हमें ऊपर और नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2/16 हो जाएगा। अब सबके नीचे 16 आ चुका है, तो ये बाकायदे रेशो बन चुका 6 5 3 और 2। तो न्यू रेशो हो गया 6 5 3 2। सैक्रिफाइसिंग रेशो इनका यही रहेगा 6 5 3 ही, क्योंकि अगर नया रेशो फर्म की ओर से दिया होता है तभी हम सैक्रिफाइसिंग रेशो के बारे में सोचते हैं। इस रिमेनिंग वाले में कभी भी बहुत कम चांस होता है कि रिमेनिंग वाले में नया सैक्रिफाइसिंग रेशो निकल के आएगा।
जब तक कि वो यह ना कह दे कि इन्होंने अपने हिस्से में से इतना दिया, उन्होंने इतना दिया। जब ऐसी सिचुएशन पैदा होती है तो सैक्रिफाइसिंग रेशो बदल जाता है, अदरवाइज पुराना ही रहता है। 1/8 भाग की जो पूंजी है वह 16,000 रुपये की है। पूरे फर्म की पूंजी कितनी होगी, इसको अपोजिट कर देंगे, रेसिप्रोकल 16,000 इंटू 8, 1,28,000 होगी। इसमें सुहास की नई पूंजी कितनी होगी, 1,28,000 को। अब इस रेशो में हम नई पूंजी बांट देंगे, 6/16, 5/16, 3/16, 2/16। इस तरह से बंटवारा करने पर 48,000, 40,000, 24,000 और सनत 16,000 रुपये लेकर आ ही रहा है। तो यही पूंजी हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंस सीडी की तरह रखेंगे। यहाँ पर यहाँ रखेंगे टू बैलेंस सीडी, और यहाँ रखेंगे 48,000, और यहाँ पर 40,000, यहाँ पर 24,000 और यहाँ पर 16,000। इस प्रकार से इसको रख दिया जाएगा। अब हम इसका एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट का मतलब है हम दोनों तरफ का मिलान करेंगे और चेक करेंगे कि किधर टू कैश बाई कैश की सिचुएशन बन रही है। इसके अलावा अभी इसमें और कुछ चीज़ नहीं था, गुडविल का ट्रीटमेंट था, परंतु गुडविल के बारे में कुछ जिक्र करने से मना कर दिया गया, तो उसको हमें इग्नोर करना पड़ेगा। अब हम यहाँ देखते हैं, ये है 39,443 और 3,46,980, जबकि इधर है 48,000, 48,000। इसका मतलब ये है कि ये साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड कम है। तो हम 48,000 को ही दोनों तरफ लिखेंगे, क्योंकि यही रकम अधिक है। 48,000 यहाँ भी लिखिए और यहाँ भी लिखिए, और जो बचता है बाई बैंक के नाम से इधर लिखेंगे। अब देखेंगे घटा के कितना आएगा, और इसका चेक करते हैं पहले। 33, 3, 36, 2, 38, 39,500, और इधर है 40,000, यानी इसमें भी ये ज़्यादा है, ये 40,000 है। तो हम दोनों तरफ 40,000 यानी कि 40,000 लिखेंगे। इसमें 16, 2, 18, 19, इसमें भी ये साइड ज़्यादा है, यही साइड हम डेबिट वाली रकम ही दोनों तरफ लिखेंगे। और इसका 16,000 रुपये है, 16,000 दोनों तरफ लिख देंगे, क्योंकि 16,000 में कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं है। अब बात करते हैं इनके बैलेंसिंग का, और बैलेंस हम चेक करेंगे कौन सी साइड ज़्यादा है, कम है, तो कितना है। ये 48,000 है, जबकि ये 39,443 और 3,46,980 है। तो 48,000 में से 46,980 रुपये घटा देंगे, तो यहाँ पर जो रकम बचती है वो 1,020 रुपये बचेगा। 8 2 10, 9 और 1 10, 6 1 7 और 1 8, तो 1,020 रुपये यहाँ पर लिखे जाएंगे। इसके बाद इसका 40,000 है, और इसका 33, 34, 3, 37, 39, 500, यानी कि 500 रुपये यहाँ पर आएंगे, जो कि कम पड़ रहे हैं। और यहाँ पर अभिजीत का 24,000 में से 16, 2, 18, 19,000, 20,340 घटाएंगे तो 3,660 रुपये आएगा। इसका मतलब है इन तीनों पार्टनरों को यह रकम लानी होगी। जब हम पार्टनर्स कैश एंड बैंक अकाउंट बनाएंगे तो उसमें इस रकम को डेबिट साइड में लिखा जाएगा। अब पहुंचते हैं कैश एंड बैंक अकाउंट में। सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉड डाउन करेंगे पुराने कैश एंड बैंक को, जो कि यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। रोकड़ बैंक में 8,890 रुपये लिखा गया है, उसको लिखेंगे 8,890 रुपये। उसके बाद टू न्यू पार्टनर है सनत। सनत पूंजी के पैसे लाया लेकिन ख्याति के नहीं लाया, तो सनत कैपिटल अकाउंट से 16,000 रुपये ले आया है, वो 16,000 रुपये लिखेंगे। उसके बाद तीनों पार्टनर क्रमशः 1,020, 500, 3,660 रुपये लेकर
आते हैं, इन तीनों के नाम से लिखेंगे। सुहास कैपिटल अकाउंट, सुहास के पूंजी खाते से पैसा आया है तो यहाँ पर डालेंगे 1020 रुपये। सुहास के पूंजी खाते से 1020 रुपये और श्यामल्स कैपिटल अकाउंट सुहास के कैपिटल अकाउंट से 1020 रुपये, श्यामल्स के कैपिटल अकाउंट से 500 रुपये और अभिजीत के कैपिटल अकाउंट से 3660 रुपये। इस प्रकार से सुहास के कैपिटल अकाउंट से जो ये रकम हमने डाला है, तीनों सुहास, श्यामल और अभिजीत, इन तीनों के नाम से यहाँ पर इनके द्वारा लाई गई रकम लिखी जाएगी। अब टोटल कर देंगे, ले तो कोई गया नहीं है, टोटल करके बाई बैलेंस सीडी के नाम से हम यहाँ क्रेडिट साइड में लिख देंगे, जो कि इनका टोटल करेंगे तो ये लगभग 30,070 रुपये होता है इनका टोटल। इसी को यहाँ लिख देंगे 30,070 रुपये। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो उसमें मैच करा जाएगा और ये जो रकम है इसको दोनों तरफ लिख देंगे 30,070 रुपये। इस प्रकार से कैश एंड बैंक अकाउंट का जो टोटल है कैश एंड बैंक का, तो वो 30,070 का हो जाता है। यही रकम हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे। अब बनाते हैं बैलेंस शीट। यहाँ पर बैलेंस शीट आपके सामने मौजूद है। तो हम जब यहाँ पर अब की बार कैपिटल लिखेंगे तो ध्यान से देखिए कैपिटल कितनी और किस पार्टनर की लिखी जाएगी। सबसे पहले यह ध्यान दीजिए बनाना कैसे है। यहाँ पर देखेंगे पुरानी बैलेंस शीट, यहाँ लिखा है क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, इनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इनको ऐसे ही लिखेंगे। रिजर्व को हम बांट चुके हैं। कैपिटल अकाउंट सुहास, श्यामल, अभिजीत और सनत, अब की बार 4 पार्टनर होंगे। ये पूंजी नहीं लिखेंगे बल्कि बैलेंस सीडी जो कैपिटल अकाउंट में हमने पूंजी निकाला है नई वाली 48,000, 40,000, 24,000, 16,000, उसको लिखेंगे। भूमि और भवन का मूल्य अब ये नहीं रहेगा बल्कि इसका दाम यहाँ देखेंगे तो 65,100 रुपये हो गया, अब ये लिखेंगे। फर्नीचर का दाम 7,350 में से 920 रुपये कम करके लिखेंगे। स्टॉक के मूल्य में 10% यानी कि 29,400 में से 2940 कम करके 26,460 लिखेंगे। और देनदार 29,460 के रहेंगे क्योंकि इसमें बैड डेट्स नहीं कटा है। रोकड़ बैंक में 8,890 नहीं लिखेंगे बल्कि 30,070 जो हमारी नई जो कैश बैंक का बैलेंस हमने दिखाया था यानी कि ये, इसको लिखेंगे। अब बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो क्या क्या रकम कैसे लिखेंगे ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले जो बुक में लिखा है क्रेडिटर्स वही ज्यों के त्यों रहेंगे। 18,900 के हैं तो वही रखेंगे। बिल्स पेएबल यह भी नहीं बदलेगा। 6,300 के हैं यही रहेंगे। रिजर्व नहीं बांटेंगे बल्कि अब कैपिटल जो लिखा जाएगा वो 4 पार्टनरों का हो चुका है। सुहास, श्यामल, अभिजीत, सनत, ये 4 पार्टनर हो गए। इसका 48,000, इसका 40,000 की पूंजी, इसकी 24,000 की, इसकी 16,000 की कैपिटल, कुल मिला के 1,28,000 रुपये की पूंजी लगी हुई है। अब यहाँ पहुँचते हैं। यह मैंने बताया था कि जब हम इसको बनाएंगे तो स्टार्टिंग में बुक में जो लिखा हुआ है उनको बदल देंगे। कैश एंड बैंक अकाउंट का जो बैलेंस है वह अब 30,070 रुपये का रहेगा। इसके बाद स्टॉक का दाम 29,400 था। इसमें से इसका डेप्रिसिएशन 10% 2,940 रुपये कट गए, 26,460
लिखे जाएंगे। इसके बाद डेटर्स और फर्नीचर वगैरह ये सब तमाम चीज़ें हैं, इनको भी ध्यान से लिखेंगे। डेटर्स में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, 26,460 के हैं, उतने ही रहेंगे। इसके बाद फर्नीचर में 920 रुपये कम करके लिखना है, जो कि डेप्रिसिएटेड वैल्यू कटेगी। यहाँ पर देखेंगे 920 रुपये कम कर देंगे, तो 920 रुपये इसका दाम अब कम करके लिखा जाएगा। और अब हम इसका दाम जो लिखेंगे वो लिखेंगे 6,430 रुपये। इसके बाद आता है लैंड एंड बिल्डिंग, भूमि और भवन, वो है 65,100। उन्होंने कहा कि इसका मूल्यांकन करके 65,100 रुपये कर दीजिए। अब हम इसका टोटल करेंगे। इसका दोनों तरफ का टोटल इक्वल आता है 1,54,520 रुपये। इसमें एक चीज़ रह गया है और वह है आउटस्टैंडिंग रिपेयर, जो कि आदत है, यह बाहरी दायित्व है। यहाँ लिखा है 1,320 रुपये आदत मरम्मत बिलों के लिए आयोजन करना है, तो इसको भी यहाँ पर लिखना ज़रूरी है क्योंकि ये आउटसाइडर लाइबिलिटी है। इस प्रकार से इसका टोटल करेंगे तो 9 3 12, 3 15, 8 1 9, 6 15 8 23 और 2 25 यानी 24, और इसके बाद हो गया ये 12 13 2 15, 1,54,520 रुपये। और इधर टोटल भी 1,54,520 ही आएगा। दोनों तरफ बैलेंस शीट बिल्कुल क्लियरली बराबर हो चुकी है। इस वक्त आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 का कंप्लीट सॉल्यूशन, और इसमें हम अब इसको कंप्लीटली सॉल्व कर चुके हैं। अभी इसकी जर्नल एंट्री बाकी है, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इसकी जर्नल एंट्रीज पर भी एक नज़र दौड़ा लेते हैं और देखते हैं कि जर्नल एंट्री इसकी आखिर बनेगी कैसे। अब चलते हैं इसकी जर्नल एंट्री की ओर। जर्नल एंट्री में ध्यान से देखेंगे स्टेप बाय स्टेप जो घटनाएं घटी हैं हम उनकी ही जर्नल एंट्री बनाएंगे। सबसे पहली घटना, मिस्टर सनत का आगमन हुआ, यानी मिस्टर सनत ने फर्म में प्रवेश लिया। उस दौरान वो पूंजी लेकर के आए, तो हमने उनकी पूंजी के बारे में जर्नल एंट्री की। पहला, बैंक अकाउंट डेबिट टू सनत्स कैपिटल अकाउंट, ये सनत की पूंजी लाने की एंट्री हुई। जब सनत ने फर्म में प्रवेश लिया तो उनके आने पर संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन हुआ। उस दौरान फर्नीचर का दाम कम हुआ, 920 रुपये, स्टॉक का दाम कम हुआ 2,940 रुपये। आउटस्टैंडिंग रिपेयर से लाइबिलिटी बढ़ी, यानी एसेट्स कम हुए, डिक्रीज हुए और लाइबिलिटी बढ़ी, तो हमें नुकसान हुआ। नुकसान होने से रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है, तो इन सब का जो टोटल नुकसान हुआ वो 5,180 रुपये से रिवैल्यूएशन डेबिट किया गया। इसके बाद बिल्डिंग का दाम इसी जगह पे बढ़ गया। बिल्डिंग बढ़ा 14,700 से, क्योंकि बिल्डिंग का जो दाम है वो पुराना 50,400 है, लेकिन नया दाम 65,100 हो गया। इससे बिल्डिंग का दाम बढ़ गया। अगर बिल्डिंग का दाम बढ़ गया है तो उसका मूल्यांकन उल्टा होगा, यानी कि रिवैल्यूएशन डेबिट नहीं होगा, रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, क्योंकि हमने रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में लिखा है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट, जब हमने इसका कंपेयर किया तो हमें 9,520 रुपये का यहाँ पर फ़ायदा हुआ। वह फ़ायदा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट किया जाएगा और इन सभी पार्टनरों के कैपिटल अकाउंट में, यहाँ देख रहे हैं आप, इसमें बांट दिया जाएगा। यानी सुहास कैपिटल अकाउंट 4,080, श्यामल्स कैपिटल अकाउंट में 3,400, अभिजीत के कैपिटल अकाउंट में 2,040 रुपये। इसको हमने 9,520 के प्रॉफिट को तीनों पार्टनरों के ओल्ड रेशो में बांट दिया।
जब हम इनके नरेशन लिखेंगे तो नरेशन पर भी ध्यान दीजिए। जब वो पूंजी लाता है तो बीइंग अमाउंट ऑफ कैपिटल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर। जब रिवैल्यूएशन में एसेट्स और लाइबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज होती है तो बीइंग एसेट्स डिक्रीज्ड एंड लाइबिलिटी इंक्रीज्ड, इनका नाम भी लिख सकते हैं। जैसे लिख सकते हैं कि बीइंग फर्नीचर एंड स्टॉक डिक्रीज्ड एंड आउटस्टैंडिंग रिपेयर इंक्रीज्ड। इंक्रीज्ड क्या पुराना तो है नहीं, यहाँ पर मेड लिख सकते हैं, या इसी लाइबिलिटी एसेट्स के इसी नरेशन को मेंटेन करके रखेंगे तो भी बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद है बिल्डिंग। बिल्डिंग के लिए बीइंग बिल्डिंग इंक्रीज्ड, यहाँ पर और भी बड़ा करना चाहे तो द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इंक्रीज्ड ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर जो हमने लिखा है बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यह लैंग्वेज लिखी हुई है। इसके बाद लास्टली एक पॉइंट और हुआ था जिसमें नए पार्टनर के द्वारा जब पूंजी लाई जाती है तो उस पूंजी से एडजस्टमेंट हुआ था, जिसमें कि पूंजी ये लोग पुराने जो साझेदार हैं इनको फर्म को पैसा लाके देना पड़ा था, जिसमें 1020 रुपये सुहास को, श्यामल को 500 रुपये और अभिजीत को 3660 रुपये ला के देने पड़े थे। तो यह पैसा फर्म में आएगा, डेट नहीं है तो वहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू सुहास कैपिटल 1020, श्यामल कैपिटल 500 रुपये, अभिजीत कैपिटल 3660 रुपये। बीइंग अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी इन कैपिटल ब्रॉट इन बाय ओल्ड पार्टनर्स, यह इसकी नरेशन होगी। इसमें आपने पूरा का पूरा सवाल पढ़ा और समझा है। अगर किसी भी प्रकार से यदि समझने में दिक्कत हुई है तो आप इसको वीडियो को दोबारा से रिप्ले कर सकते हैं, दोबारा से इसको देख सकते हैं, रोक रोक करके भी इसको आप स्टडी कर सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है तो आप हमें अपने कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। यहाँ पर हमने 2 वीडियोज आज शूट की हैं, 2 प्रॉब्लम सॉल्व किया है। 11 के जैसा ही 12वां है, तो 12वां आप अपने आप खुद स्वयं करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे ज़रूर बताएंगे। इसके बाद 13वें में थोड़ा डिफरेंशिएशन वाला पॉइंट था, इसलिए हमने उसको और सॉल्व कर दिया है। तो इस प्रकार से 11 नंबर और 13 नंबर के सवाल इस वीडियो में कवर किए गए हैं। ऐसी ही वीडियोज को पाने के लिए आप हमारे चैनल, यानी कि अब ये आपका पसंदीदा चैनल है धीरज सर कॉमर्स क्लासेज, जो आपके लिए ही बना हुआ है और आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा, ऐसे मुझे पूर्ण आशा है और विश्वास भी है। और इसी तरह आप अपना प्यार बनाए रखिए और वीडियोज़ को अंत तक देखा करिए, इसकी बिल्कुल ना करें। और इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक अवश्य शेयर कीजिए। फिर लेकर आएंगे एक महत्वपूर्ण वीडियो जो कि होगी खास आपके लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।